ऑन फ्रैंक की डायरी। जब भी हम ये नाम सुनते ना, तो या इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक चैप्टर याद आता है। करेक्ट लेकिन आज जो पन्ने हमारे सामने हैं, वो सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज से कहीं ज्यादा हैं। या ये एक 13 साल की लड़की के 15 साल की एक गहरी सोच वाली युवती बनने की कहानी है। हम्म हम चलेंगे 1942 के आखिर से 1944 की शुरुआत तक। तो आज हमारी कोशिश सिर्फ ये दोहराने की नहीं होगी कि क्या हुआ था, हम्म बल्कि ये समझने की है कि उस घुटन भरे माहौल में एक मन कैसे पनप रहा था, हम्म कैसे वो प्यार को, अपनी पहचान को समझ रही थी। हम्म हम उस ऐन से मिलेंगे जो सिर्फ एक शिकार नहीं, बल्कि एक विचारक थी, एक लेखिका थी। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात मेरे हिसाब से यही है, ये कहानी सिर्फ नाजियों से छिपने की नहीं है। ये कहानी है उस कैद में भी अपनी एक आज़ाद दुनिया बनाने की। ये पढ़ने हमें दिखाते हैं कि जब बाहर की दुनिया आपसे सब कुछ छीन लेती है, तो इंसान अपने अंदर की दुनिया को कितना बड़ा बना सकता है। ये सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि सही मायनों में जीने की कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नवंबर 1942 से। सीक्रेट अनेक्स में एक नया सदस्य आने वाला है, मिस्टर दूसे। और एन अपनी डायरी में लिखती हैं कि उन्हें अपना कमरा किसी अजनबी के साथ शेयर करने का ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, और कौन चाहेगा, है ना? सही बात है। लेकिन फिर वो अपने पापा की बात याद करती हैं, अगर हम अपने एक भी दोस्त को बचा सकते हैं। तो बाकी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। वो इसे एक छोटी सी कुर्बानी कहती हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक छोटी कुर्बानी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहने को छोटी बात लगती है, पर जरा सोचिए, आपकी पूरी दुनिया कुछ कमरों में सिमट गई है। आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है, और अब आपको अपना आखिरी कोना, अपना बिस्तर भी किसी और के साथ बांटना पड़ रहा है। यहीं से उस घर का असली तनाव सामने आता है। एंड लिखती है कि कैसे मिस्टर दूसे को बाथरूम के नियम समझने में ही हफ्ते लग गए। हाँ, छोटी छोटी चीजें बड़ी बन जाती हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ जगह की कमी नहीं थी, ये एक तरह से मानसिक स्पेस की भी कमी थी। और मिस्टर सिर्फ अकेले नहीं आए थे। वो अपने साथ बाहर की दुनिया की वो भयानक खबरें लेकर आए थे। ये वो पल था जब एनेक्स की दीवारों के पार की हकीकत सीधे उनके दरवाजे पर आ गई। एन के शब्द वाकई दिल चीर देते हैं। वो लिखती है कि कैसे रात में फौजी गाड़ियां घूमती हैं, कैसे लोगों के दरवाजे पीट पीट कर उन्हें निकाला जाता है। बीमार, बूढ़े, बच्चे। यहाँ तक कि दूध पीते शिशुओं को भी नहीं छोड़ा जाता। हाँ, और फिर वो एक लाइन लिखती है जो सब कुछ कह देती है, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वे यहूदी हैं। और यहीं पर एन के अंदर एक जबरदस्त नैतिक संकट पैदा होता है, जिसे हम सर्वाइवर्स गिल्ट कहते हैं। जिंदा बच जाने का अपराध बोध। अच्छा। वो एक गर्म बिस्तर पर है, उसे खाना मिल रहा है, जबकि उसके अपने दोस्त, उसके क्लास के बच्चे बाहर उस नरक को झेल रहे हैं। एक 13 साल की बच्ची के लिए ये बोझ बहुत भारी था। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही, वो उन लोगों का दर्द महसूस कर रही है जिनकी वो कोई मदद नहीं कर सकती। और इसी दर्द के बीच एक और एहसास है जो उसे खाए जा रहा था, अकेलापन। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। वो 8 लोगों के साथ एक छोटी सी जगह में बंद हैं, फिर भी वो लिखती है, मेरे आसपास एक बहुत बड़ा खालीपन है। उसे लगता है कि घर में उसे कोई समझता ही नहीं, हर कोई उसे डांटता है, उसकी हर बात में कमी निकालता है। देखिए, ये टीनेज का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। लगता है कि कोई हमें समझ नहीं रहा। लेकिन एन की स्थिति की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके पास रोने के लिए भी कोई अलग कोना नहीं था, कोई दोस्त नहीं था जिससे वो दिल हल्का कर सके। वो सचमुच अकेली थी। बिल्कुल। उसकी डायरी ही उसकी दुनिया थी, एक सेफ्टी वॉल की तरह, जहां वो अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास निकाल सकती थी। तो एक तरफ ये अंदरूनी अंधेरा था, बाहर की दुनिया का खौफ था, पर कमाल की बात यह है कि इसी अंधेरे में वो लोग रोशनी के छोटे छोटे पल भी ढूंढ लेते थे। हाँ। जैसे बिजली जाने पर अंधेरे में अजीबोगरीब खेल खेलना, पहेलियां बुझाना, कसरत करना या दूरबीन से पड़ोसियों के घरों में झांकना। और वो मिस्टर फोंडान का सॉसेज बनाने वाला किस्सा तो कमाल का है। हाँ, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ खुशी के पल नहीं थे, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार था। मनोवैज्ञानिक हथियार? कैसे? हर बार जब वे सॉसेज बनाते थे या सेंट निकोलस डे पर एक दूसरे के लिए तोहफे छिपाते थे, तो वे उस नाजी विचारधारा को नकार रहे थे जो उन्हें अमानवीय बनाना चाहती थी। सामान्य जीवन जीने की ये कोशिश ही अपने आप में एक विद्रोह था। ये पल उन्हें याद दिलाते थे कि वे सिर्फ छिप नहीं रहे, वे एक परिवार की तरह जी रहे हैं। ये जिंदगी को मौत के मुंह से छीनने जैसा था। बिल्कुल। तो एक तरफ ये छोटी छोटी खुशियां थीं, लेकिन दूसरी तरफ एन की अपनी अंदरूनी दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। 1944 आते आते उसका ध्यान पीटर फोंडान की तरफ जाने लगा।
वही लड़का जिसे वो पहले अजीब, शर्मीला और नीरस समझती थी। और ये उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब तक वो अपनी भावनाओं से अकेले ही जूझ रही थी अपनी डायरी में। ये पहली बार था कि वो अपनी अंदरूनी दुनिया को किसी और के साथ साझा करने की कोशिश कर रही थी। वो पीटर के साथ अटारी में वक्त बिताने लगती है। हाँ, और वो अटारी, वो एटिक, उनके लिए सिर्फ एक कमरा नहीं रह जाता, वो एक पवित्र जगह बन जाती है। एक ऐसी जगह जहां वो सिर्फ नाजियों से नहीं बल्कि नीचे के पारिवारिक झगड़ों और तनाव से भी बच सकते थे। बिल्कुल। वो लिखती है कि कैसे वे दोनों अटारी की खिड़की से बाहर देखते थे, नीला आसमान और चेस्टनट का पेड़। और फिर वो एक ऐसी बात लिखती है जो उसकी सोच की गहराई दिखाती है। वो कहती है, जब तक तुम निडर होकर आसमान देख सकोगे तब तक तुम जान पाओगे कि तुम भीतर से निर्मल हो और तुम्हें फिर से खुशी मिल जाएगी। कमाल है, एक लड़की जो शारीरिक रूप से कैद है वो आसमान के एक टुकड़े में अपनी आजादी ढूंढ रही है ना? ये सिर्फ एक टीनेज रोमांस नहीं है, ये दो अकेले इंसानों का एक दूसरे में सहारा ढूंढना है। एन को एहसास होता है कि पीटर भी उतना ही अकेला है, उसे भी किसी ऐसे की जरूरत है जो उसे समझे। उन्हें पता चलता है कि उनमें बहुत कुछ एक जैसा है। यह साझा दर्द उन्हें करीब ले आता है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है जब एन को लगता है कि शायद उसकी बड़ी बहन मार्गोट भी पीटर को पसंद करती है। यहाँ पर तो कोई भी ड्रामा हो सकता था, है ना? लेकिन जो होता है वो हैरान करने वाला है। मार्गोट एन को एक चिट्ठी लिखती है, और वो चिट्ठियां मार्गोट के किरदार और उन दोनों बहनों के रिश्ते की गहराई को दिखाती हैं। मार्गोट साफ साफ लिखती है कि उसे कोई जलन नहीं है। वो चाहती है कि एन को कोई ऐसा मिले जिससे वो बात कर सके। ये बहुत ही समझदारी और प्यार से भरी बात है। और इस बातचीत के बाद दोनों बहनें पहले से भी ज्यादा करीब आ जाती हैं। बिल्कुल। इस पूरे दौर में एन सिर्फ महसूस नहीं कर रही, वो अपने हर एहसास का विश्लेषण भी कर रही है। वो अपने पीटर और मार्गरेट के रिश्ते के बारे में सोच रही है, यहाँ तक कि अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते को भी वो दोबारा देख रही है। यही तो एन की सबसे बड़ी खासियत है। वो अपनी जिंदगी के सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वो उसकी समीक्षक भी है। वो खुद को, अपनी कमियों को, अपने गुस्से को बाहर से देखने की कोशिश कर रही है। ये वो सफर है जहाँ एक बच्ची अपनी भावनाओं में बहने की बजाय उन्हें समझने वाली एक विचालक बन रही है। और फिर मार्च 1944 में एक ऐसी घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। लंदन से एक डच मंत्री की रेडियो पर घोषणा होती है कि युद्ध के बाद लोगों की डायरियों और चिट्ठियों को इकट्ठा किया जाएगा। हाँ, ताकि इस दौर की कहानी दुनिया को बताई जा सके। ये सुनकर एन के अंदर जैसे एक बिजली कौंध जाती है। हाँ, ये एक निर्णायक क्षण था। उसकी डायरी, जो अब तक उसकी सबसे अच्छी दोस्त किटी थी, वो अचानक एक संभावित सार्वजनिक गवाही बन जाती है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज। और इससे उसे लिखने का एक नया मकसद मिल जाता है। वो लिखती है, जरा कल्पना करो कि कितना मजा आए अगर मुझे सीक्रेट एनेक्स पर कोई उपन्यास छापना हो। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं लिख रही थी, वो इतिहास के लिए लिख रही थी। बिल्कुल। और इसी नए मकसद के साथ वो अपनी डायरी को दोबारा पढ़ना और एडिट करना शुरू कर देती है। वो अपनी जिंदगी पर नजर डालती है। वो 1942 की उस एन को याद करती है जो स्कूल में लोकप्रिय थी, हंसमुख थी, लेकिन शायद थोड़ी सतही भी। और फिर वो 1944 की इस एन को देखती है जो ज्यादा गहरी, ज्यादा समझदार हो गई है। वो मानती है कि इस मुश्किल दौर ने उसे वाकई में बड़ा बना दिया है। ये उसका खुद का आकलन है। वो समझ रही है कि कैद ने उससे बहुत कुछ छीना है, लेकिन उसे कुछ दिया भी है। उसने उसे वो गहराई दी है जो शायद बाहर की आजाद दुनिया में उसे कभी नहीं मिलती। उसने उसे एक लेखिका बना दिया है। हाँ। तो इन आखिरी पन्नों में हम सिर्फ एक किशोरी की कहानी नहीं पढ़ते, हम एक लेखिका को जन्म लेते हुए देखते हैं। हाँ। एक विचारक को आकार लेते हुए देखते हैं। और फिर अगस्त 1944 में डायरी अचानक खत्म हो जाती है, लेकिन खुद को खोजने और समझने का एन का सफर वो पूरा महसूस होता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। बिल्कुल। एन ने कैद में मौत के साये में अपने अंदर की दुनिया को बनाने और अपने विकास को समझने के लिए इतनी सचेत कोशिश की। हम अपनी पूरी आज़ादी के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मन को, अपनी भावनाओं को समझने के लिए कितनी कोशिश करते हैं।